चींटी कार्टून की कहानी। मुझे माफ करना टिमटिम, शायद मैं आज तक की सबसे कमजोर रानी हूँ। न तो मैं अपने राज्य को बचा पाई और न ही अपने राज्य की प्रजा को। टिमटिम, मेरे राज्य में बस तुम ही एक चींटी बची हो। इससे पहले कि दूसरे राज्य की चींटियां हम पर भी हमला कर दे और हमें मार दे, मैं चाहती हूँ तुम अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। नहीं रानी चींटी, आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। आप रानी होकर ऐसे हार मान लेंगी तो बहुत जल्द ताकतवर राज्य हम पर हमला बोलकर हमें अपना गुलाम बना लेंगे। सबसे पहले हमें उस चुगलखोर लल्लू कौवे का कुछ करना होगा जिसकी वजह से ये नौबत आई है। उसके बाद इस राज्य को फिर से खड़ा करना मेरा काम है। हाँ टिमटिम, शायद तुम सही कह रही हो। हमारी ये सबसे बड़ी भूल थी कि हमने उस लल्लू कौवे को अपने बीच रखा, उसे अपना सगा समझा। ओह, लेकिन हमें क्या पता था कि वो हमारी पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है। देखो ना, आज भी वो हमारे दरबार के बाहर हमारी खुफिया बातें जानने के लिए हमेशा ताक में रहता है। रानी चींटी, आप देखते जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। पर अब सबसे पहले मुझे बाहर जाकर आपके और अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करना है। बस तब तक आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। टिमटिम भोजन की तलाश में जाती है। वो हर जगह घूमती है लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता है। थक हार कर शाम के समय जब वो घर वापस आती है। अरे टिमटिम, जिद छोड़ क्यों नहीं देती तुम तो जानती ही हो कितनी कमजोर और बेबस हो तुम। बेवजह अपने बच्चों को भूखा मार रही हो। कहीं भी तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो तो चुपचाप अपनी हारी हुई रानी और अपने राज्य की खुफिया सारी बातें मुझे बता दो, ताकि मैं लाल राज्य की रानी को जाकर बताऊं। वो मुझे इनाम के तौर पे अच्छे अच्छे पकवान खाने में देगी। और तुम चिंता मत करो, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी माफ करके अपने राज्य में रहने के लिए थोड़ी जगह दे देगी। कभी नहीं, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन अपने राज्य को हारता हुआ देखना पसंद नहीं करूंगी। मैं कुछ भी करूंगी लेकिन अपने राज्य के साथ धोखेबाजी करके दूसरे राज्य की रानी की गुलामी कभी नहीं करूंगी। टिमटिम लल्लू कौवे पर गुस्सा करके वहाँ से आगे निकल जाती है। तभी एक आटे का व्यापारी हरा तोता आपस में ही बड़बड़ाए जा रहा था। टिमटिम उसके बड़बड़ाने का कारण पूछती है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैंने यहाँ पर नई नई आटे की चक्की खोली थी और काम करने के लिए 2 कर्मचारी रखे थे, लेकिन वो कर्मचारी इतने निकम्मे निकले कि आधे दिन में ही काम छोड़कर भाग जाते हैं। तनख्वाह लेने में कोई कमी नहीं छोड़ते, तनख्वाह तो पूरे टाइम से लेते हैं। इसीलिए परेशान हूँ मैं। क्या आप मुझे अपने आटे की चक्की पर काम देंगे? मैं बहुत मेहनती हूँ और बहुत ही लगन के साथ काम करूँगी। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप मुझे तनख्वाह भी कम देना। तुम इतनी सी चींटी क्या काम करोगी? चलो फिर भी एक बार तुम्हें काम देकर देखता हूँ। टिमटिम आटे की चक्की पर बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने लगती है। आटे का व्यापारी तोता टिमटिम के काम को देखकर बहुत खुश था। वो अपने पुराने कर्मचारियों को भी काम से निकाल देता है और बस अब टिमटिम को ही काम पर रखता है। उसने तो टिमटिम की तनख्वाह भी अच्छी रखी थी और हर रोज घर जाते समय टिमटिम को 100 ग्राम आटा भी देता था। आटा लेकर टिमटिम बहुत खुशी से घर आती और खुशी खुशी अपने बच्चों और रानी चींटी को खाना खिलाती। लेकिन ये बात दुष्ट लल्लू कौवे को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। वो जाकर लाल राज्य की रानी चींटी को झूठ में ही भड़काता है और रानी के कानों में कहता है। रानी साहिबा, आपको पता है उस हारे हुए राज्य की रानी और वो टिमटिम आपके खिलाफ बाहर सबके साथ ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें किए जा रही हैं। कह रही हैं कि वो एक दिन आपको अपना गुलाम बनाएंगी। क्या लालू कौवे, तुम सही कह रहे हो? अगर ऐसा है, उस टिमटिम और उसकी हारी हुई रानी ने ऐसा कहा है तो ये बहुत निंदनीय है। वो मामूली सी चींटियां एक रानी की निंदा नहीं कर सकती। आज मेरे गुस्से की कोई भी सीमा नहीं बची है। सिपाहियों, आज रात मैं जंगल के दौरे पर जा रही हूँ। कल सुबह जब मैं वापस आऊं तो सुबह मुझे वो टिमटिम और उसकी हारी हुई रानी यहाँ मेरे सामने बंदी चाहिए। रानी चींटी की ये घोषणा सुनकर लल्लू कौवा बहुत खुश हो जाता है। अब देखना टिमटिम, तुम्हारी अकड़ कैसे टूटती है। मैंने रानी को तुम्हारे खिलाफ इस कदर भड़का दिया कि अब वो तुम्हें गुलाम बनाकर ही छोड़ेगी।
लाल राज्य की रानी चींटी आज रात को अकेले जंगल के दौरे पर जाने वाली थी। रानी चींटी, आज रात में थोड़ा ओवर टाइम करूंगी, जिससे कि मुझे आटे का व्यापारी ज्यादा धन और थोड़ा ज्यादा आटा दे देगा। लौटने में समय लग सकता है, आप घबराना नहीं, बस अपना और मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगी। टिमटिम से आटे की चक्की का मालिक बहुत प्रसन्न था, क्योंकि टिमटिम बहुत लगन और मेहनत के साथ काम कर रही थी। टिमटिम, तुम बहुत ही बहादुर चींटी हो, बहुत लगन और मेहनत से काम करती हो। ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी, और ये 100 ग्राम के बदले आज 200 ग्राम आटा लो, और सुबह आटे के अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपने बच्चों को खिलाना। और हाँ, अब जाओ घर, बहुत देर हो गई, रात का आधा पहर बीत गया है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाल राज्य की रानी चींटी जंगल के दौरे पर थी। जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी, जिस नदी को पार करके रानी को अपने राज्य में वापस पहुंचना था। रानी उस नदी को पार करने लगती है, तभी एक बड़ा सा हाथी पानी पी रहा था। हाथी को पानी में चींटी दिख जाती है, तो हाथी चींटी पर गुस्सा होकर आग बबूला हो जाता है। पिद्दी सी चींटी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे रास्ते का कांटा बनो। मुझे बहुत प्यास लगी थी, अगर मैं तुम्हें पानी के साथ निगल जाता तो तुम्हारे जहर के कारण शायद मेरी जान भी जा सकती थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, कुचल दूंगा। नहीं 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 हाथी, मुझे बख्श दो। मुझे मत मारो, मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है। मैं अपने लाल राज्य की रानी हूँ। मैं रात भर जंगल के दौरे पर थी और अभी मैं घर वापस जा ही रही थी, लेकिन बीच में नदी पड़ती है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि मैं अपने घर वापस जा पाती, वरना मैं इस नदी के रास्ते कभी नहीं आती। मेरी जान बख्श दो, मुझे ना मारो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे राज्य की बाकी चींटियां बेसहारा हो जाएगी और मेरा राज्य दुश्मनों की नजर में आ जाएगा। दुश्मन उस पर आक्रमण कर देंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। वो सब मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी जान जाने वाली थी। हाथी लाल राज्य की रानी चींटी को अपनी सूंड में पकड़ लेता है और उसे कुचलकर मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ से टिमटिम अपने घर वापस जा रही थी। रुको हाथी, अगर तुम बलशाली हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अपने बल का गलत प्रयोग करो, किसी की भी जान लो। अच्छा, तो एक और पिद्दी भर चींटी मुझे रोकेगी? अब पहले तो मैं तुम्हारा ही काम तमाम करता हूँ, बाद में इस दूसरी चींटी को मारूंगा। और अब तुम भी देखो हाथी, एक छोटी सी चींटी तुम्हें कैसे मजा चखाती है। हाथी गुस्से में जैसे ही टिमटिम पर हमला करता है, उसे मारने के लिए अपना भारी भरकम पैर टिमटिम पर रखता है। तभी टिमटिम चालाकी से वहां से खिसक कर हाथी की सूंड के अंदर घुस जाती है। हाथी का इतना बड़ा आकार होने पर भी वो कुछ नहीं कर पाता। टिमटिम लगातार हाथी की सूंड के अंदर उसे गुदगुदी करती है। हाथी गुदगुदी से बचने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन टिमटिम ने तो हाथी की सूंड में हाहाकार मचा रखा था। थक हार कर हाथी टिमटिम से माफी मांग लेता है और उससे कहता है कि अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे माफ कर दो। अरे मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों की जान नहीं लूंगा, तुम दोनों को जाने दूंगा, वादा करता हूँ मैं। छोड़ दो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हारी सूंड से बाहर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपना वादा नहीं भूलोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं किसी की जान नहीं लूंगा और चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह से टिमटिम हाथी की सूंड से बाहर आ जाती है और वादे के मुताबिक हाथी वहां से चला जाता है। लाल राज्य की रानी चींटी टिमटिम की बहादुरी देखकर बहुत खुश हो जाती है। कितने अच्छे से मजा चखाया तुमने उस हाथी को, कितनी बहादुर हो तुम, और अपनी बहादुरी से आज तुमने मेरी जान बचाई। अगर आज तुम न होती तो हाथी मुझे अपने पैरों तले कुचल देता। तुम तो इतनी अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई, और मैंने तो अपने सिपाहियों को तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारी रानी को बंदी बनाने का हुक्म दिया है। आप तो रानी हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं, मुझे बंदी भी बना सकती हैं, लेकिन लाल राज्य की रानी, अगर आप चाहेंगी कि मैं खुद आपके आगे झुक जाऊं, आपकी गुलाम बन जाऊं, तो वो कभी नहीं हो सकेगा। अगर आप जोर जबरदस्ती से अपने सिपाहियों को भेजकर मुझे, मेरे बच्चों और रानी को बंदी बनाना चाहती हैं तो बना लीजिए,
लेकिन अगर तुम इतनी अच्छी हो तो लालू कौवे के साथ हमारे राज्य और मेरे खिलाफ बोलने का साहस कैसे किया तुमने, और तुम्हारी हारी हुई रानी ने? लेकिन मैंने और हमारी रानी ने तो कभी ऐसी कोई बातें लालू कौवे के साथ नहीं कही। आगे टिमटिम बताती है कि लालू कौवा बहुत झूठा है। वो लाल राज्य की रानी को उनके खिलाफ झूठ और गलत बोलकर भड़का रहा है, और आज तक दोनों राज्यों के बीच जितने भी युद्ध हुए उसका भी कारण लल्लू कौवा ही है। दोनों राज्यों के बीच उसी ने आग लगाई, जिस वजह से लाल राज्य की रानी चींटी ने टिमटिम के राज्य पर आक्रमण करके उसके राज्य को नष्ट करवा दिया। ये सब सुनने के बाद लाल राजा की रानी चींटी को लालू कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। लाल राज्य की रानी चींटी लालू कौवे को सभा में बुलाती है और लालू कौवे को झूठ बोलने पर उसके साथ मित्रता तोड़ देती है। साथ ही लाल राज्य की रानी चींटी टिमटिम, उसके बच्चों को और रानी को पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने राज्य में बुलाती है। फिर टिमटिम और उसकी रानी की मदद करके दोबारा से उनके राज्य को खड़ा करती है और आपस में गहरी मित्रता और साथ निभाने का वचन देती है। फूटा घड़ा। ये कहानी है मुरली किसान की, जो बहुत ईमानदार, शरीफ और मेहनती किसान था। मुरली अकेला ही रहता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, न माता पिता न कोई भाई बहन। बेचारा दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। गर्मियों के दिन चल रहे थे। बारिश न होने के कारण हर तरफ पानी की कमी हो गई थी और सूखा पड़ गया था। पानी के बिना खेतों में फसल और बाग बगीचों में फूल नहीं हो रहे थे। लोग पानी के लिए मर रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि पानी के बिना फसल होगी भी। मुरली के साथ सारे लोग बारिश के लिए उदास थे। एक दिन की बात है, मुरली खेत से काम करके शाम को घर आया। ये गर्मी, इस गर्मी ने तो सबको बेहाल कर रखा है। बहुत प्यास लग रही है। घर में तो पानी भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो गर्म पानी होगा। ऐसा करता हूँ, पड़ोसियों से पीने के लिए ठंडा पानी ले आता हूँ। जब भी मुरली काम से लौटता तो हर रोज ठंडा पानी अपने पड़ोसियों के घर से लेकर पीता था, क्योंकि पड़ोसियों के घर में नया नया फ्रिज आया था। भाभी, ओ भाभी, थोड़ा सा ठंडा पानी मिलेगा? खेतों से लौटा हूँ तो बहुत प्यास लग रही थी। ठंडा पानी पीने का बहुत मन हो रहा है। आय हाय मुरली भैया, तुमने क्या यहाँ कोई ठंडे पानी का भंडार समझ कर रखा है क्या, जो चले आते हो हर रोज ठंडा पानी मांगने? हमने नया नया फ्रिज क्या ले लिया? तुम तो हर रोज फ्रिज का पानी मांगने ही चले आते हो। ऐसे तो हमारे फ्रिज को ही नजर लग जाएगी। इतना ही शौक है ठंडा पानी पीने का तो नया फ्रिज क्यों नहीं ले लेते अपना? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है रोज रोज किसी से ठंडा पानी मांगना। अरे भाभी, मैं तो पड़ोसन मुरली को ठंडे पानी के लिए खूब खरी खोटी सुनाती है और उसे बिना पानी दिए ही वहाँ से वापस उल्टे पांव भेज देती है। मुरली शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस लौट आता है। ये क्या किया रानी तुमने? किसी को अपने घर से बिना पानी पिलाए भेज दिया। बहुत गलत किया तुमने। क्या तुम जानती नहीं हो कि कभी भी किसी को अपने घर से बिना पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए? पानी पिलाना तो कितना पुण्य का काम होता है। और वैसे भी मुरली तो कितना भला इंसान है। दूर दूर तक मुरली के भलाई के चर्चे हैं। बड़ा तरस आ रहा है तुम्हें इस करम जले मुरली पर। इतना ही अच्छा होता तो आज अकेले नहीं पड़ा होता। ये पूरे परिवार को खा गया ना। खानदान में न माता है, न पिता है, न कोई भाई बहन। देखो जी, मुझे इस मुरली से तुम्हारी यारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती है। बहुत ही अभागा लगता है ये मुरली मुझे। मैं कह देती हूँ, दोबारा घर में ये पानी मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। दुखी होकर प्यासा मुरली अपने घर चला जाता है। तभी मुरली सोचने लगता है, गर्मी तो बहुत पड़ रही है और ऐसी गर्मी में ठंडे पानी की बहुत जरूरत है। फ्रिज तो मैं ले नहीं सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं ठंडे पानी के लिए कल जाकर घड़ा ले आता हूँ। घड़े में पानी रखूंगा तो उसमें पानी ठंडा रहेगा और घड़े का पानी तो मेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। अगले दिन मुरली खेत जाने से पहले सुबह सुबह घड़ा लेने कुम्हार के पास चला जाता है। वहाँ मुरली को एक घड़ा पसंद आता है। जैसे ही मुरली उस घड़े को हाथ में लेता है, वो देखता है कि नीचे से तो घड़ा फूटा हुआ है। भाई साहब, मुझे ये घड़ा बहुत पसंद आ गया है। मुझे ये घड़ा लेना है और इस घड़े के साथ मुझे एक और घड़ा दे दो। अरे भाई, ये तो फूटा हुआ घड़ा है जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर पड़ा था। इसे कोई भी नहीं ले रहा था। तुम्हें ये घड़ा कैसे पसंद आ गया? बस यूं ही, मुझे ये घड़ा बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा इस घड़े को खरीद लूं। मुरली की बातें जब फूटा घड़ा सुनता है तो वो सुनकर बहुत दुखी और साथ में खुश भी हो जाता है कि इतने लंबे समय से उसे कोई भी नहीं ले रहा था, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आज पहली बार किसी ने उसकी तरफ देखा और उसे खरीद लिया। फिर मुरली उस फूटे घड़े के साथ एक सही घड़ा भी साथ में घर ले आता है। अब मुरली घाट से दोनों घड़ों में पानी भर कर लाता है। जब मुरली घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सही घड़े में तो ऊपर तक पानी भरा हुआ है, लेकिन फूटे घड़े में पानी आधा हो चुका था। बाकी पानी रास्ते में घड़े से निकल चुका था। अरे ये क्या, इसमें से तो पानी आधा निकल चुका है।
चलो कोई बात नहीं, अब मैं खेत जाऊंगा। शाम को घर वापस आकर अपने घड़ों में से थोड़ा ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अरे भाई, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो फूटे हुए हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने होने पर? क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे अंदर तो पानी ही नहीं टिकता। मालिक ने पानी लाया और घर पहुंचने तक तुम्हारे अंदर आधा ही पानी रह गया। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं फूटा हूँ? और वैसे भी मालिक को मैं पसंद आ गया था, मालिक मुझे खुद खरीद के लाए हैं। देख लेना, थोड़े दिन में मालिक को तुमसे चिढ़ होने लगेगी। जब वो देखेंगे हर रोज घर तक पहुंचने तक तुम्हारे अंदर पानी ही नहीं टिकता है, तो वो तुम्हें खुद उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। ऐसा ना बोलो भाई, मैं फूटा हूँ, इससे बुरी और क्या किस्मत हो सकती है मेरी। पर मैं कौन सा चाहता हूँ कि मालिक को मैं आधा पानी दूं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह मालिक को ज्यादा पानी दूं। इस तरह से हर रोज मुरली दोनों घड़ों में घाट से पानी लाता। सही घड़े में पानी भरा रहता और फूटे घड़े में हमेशा घर तक आधा ही पानी बचता। एक दिन की बात है, फूटा घड़ा सही घड़े के तानों से दुखी होकर मुरली से कहता है, मालिक, मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि आप क्यों हर रोज मुझे घाट तक पानी के लिए ले जाते हैं, जबकि आपको पता है कि आप जितनी भी कोशिश करेंगे मुझे घर तक भरा हुआ कभी नहीं पाएंगे। घर तक पहुँचते पहुँचते मैं आधा हो जाऊंगा। मालिक, मैं अपने होने पर बहुत दुखी हूँ, बहुत पछताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, मुझ जैसी बेकार चीज को उठाकर घर से बाहर फेंक दीजिए। मैं आपकी किसी काम की चीज नहीं हूँ। आप ऐसा कीजिए, मेरी जगह जाकर एक और सही घड़ा ले आइए जो आपके काम आ सके, आपको भर के पानी दे। अरे तुम क्यों दुखी होते हो? कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। मैंने अगर तुम्हें खरीद के अपने घर लाया है और हर रोज मैं तुम्हें पानी के लिए ले जाता हूँ, इसका मतलब है कि मुझे तुम पर यकीन है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सुनो, जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करो। मैं हर रोज तुम्हें घाट पर पानी लेने ले जाया करूंगा। तुम दुखी ना होना, बस रास्ते चलते चलते फूलों की तरह देखना और फूलों को देखकर अपने मन को शांत रखना और उन्हें देखकर खुश होना। ना जाने क्यों मालिक, आपको मुझ जैसे फूटे घड़े पर यकीन है। मैं सही घड़ा मालिक को हर रोज इतना पानी देता हूँ, तब भी मालिक मेरी कभी भी प्रशंसा नहीं करते हैं जितनी इस फूटे घड़े की कर रहे हैं। मुरली फिर से दोनों घड़ों को घाट पर पानी के लिए ले जाता है। मुरली ने जैसा जैसा फूटे घड़े से कहा था कि रास्ते में घर वापस लौटते समय फूलों को देखकर खुश रहना, ठीक वैसे ही फूटा घड़ा रास्ते में घर लौटते समय फूलों को देखता है और फूलों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। फूलों को देख देख कर घड़े के आधे कष्ट कम हो जाते हैं। इस तरह से हर रोज ये सिलसिला जारी रहा। मुरली घाट पर दोनों घड़ों को पानी के लिए ले जाता और फूटा घड़ा घर लौटते समय फूलों को देखकर अपने मन को खुश और शांत करता। फिर एक दिन की बात है। देखो भाई, मुझे तो लगता है मालिक ने तुम पर तरस खाकर ही तुम्हें घर में रखा है, वरना उन्हें तो तुमसे कोई फायदा ही नहीं है। इस बात को तुम समझ लो। सही घड़े की बात हमेशा फूटे घड़े को दुखी कर जाती थी और आज फूटे घड़े ने ये ठान लिया था कि वो अपने मालिक से जानकर ही रहेगा कि मालिक को उससे क्या फायदा हो रहा है, मालिक ने आखिर क्यों उसे रखा है। फिर जब शाम को मुरली घर लौटता है तो फूटा घड़ा उससे कहता है, मालिक, आज मैं आपसे जानकर ही रहूंगा कि आखिर आपको मुझसे क्या लाभ है, आपने मुझे क्यों रखा है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं आपने मुझ पर तरस खाकर ही अपने पास तो नहीं रखा है। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें तरस खाकर अपने पास नहीं रखा है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे तुमसे क्या लाभ हो रहा है। तुम्हें याद है, मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि तुम अपने आप को बेकार की चीज मत समझो और घाट से घर लौटते समय तुम फूलों को देखकर अपने मन को खुश करो। क्या तुम जानते हो, बगीचे में लगे हुए हर फूल तुम्हारी ही देन है। जब से गर्मी में पानी की कमी हो रही थी, हर तरफ सूखा पड़ रहा था, तो मेरे बगीचे में फूल भी सूख गए थे, लेकिन जब से तुम मेरे घर आए हो, इन फूलों में तुम्हारी वजह से जान आई है। आगे मुरली फूटे घड़े को बगीचे में लगे हुए सारे फूल दिखाता है और कहता है कि ये उसी की देन है। घाट से घर लौटते समय घड़े से जितना भी पानी गिरता था वो फूलों के बीज पर गिरता था। आगे मुरली कहता है कि अगर आज ये फूल हैं तो केवल फूल घड़े के पानी से ही है। इन फूलों से जो बीज निकलेगा मुरली उसे बाजार में जाकर बेचेगा, जिससे उसे लाभ ही लाभ होगा। मुरली के मुंह से ये सब सुनकर फूटा घड़ा बहुत खुश हो जाता है। देखो भाई, तुम तो हमेशा मुझे ताना मारा करते थे। तुम हमेशा कहा करते थे कि तुम सही घड़े हो और मालिक को ज्यादा फायदा देते हो, पानी भर के देते हो, और मैं फूटा हूँ, मैं बेकार चीज हूँ, मैं मालिक के किसी काम की चीज नहीं हूँ और मालिक ने मुझे तरस खाकर रखा है। देख लिया ना तुमने, मैंने कितना बड़ा काम कर दिखाया है। मैंने मालिक के फूलों को पानी दिया है और मालिक कह रहे हैं कि ये फूल मेरी वजह से ही है। मतलब मैं बेकार चीज नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी काम की चीज हूँ। हाँ भाई, मैं गलत था,
मुझे माफ कर दो। आज मुझे ये सीख मिल गई है कि किसी भी चीज को हमें बेकार नहीं समझना चाहिए। हाँ, और हमें ये बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें किसी भी चीज को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। वक्त आने पर एक मामूली सी चीज भी हमारे बड़े काम आ सकती है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।